बातें फसलों, नमस्कार, हमारे खास कार्यक्रम चर्चा में आपका स्वागत है। मैं हूं आदित्य श्रीवास्तव। चर्चा में आज बात होगी एक ऐसे खतरे की जो इस समय चर्चाओं में है। आज नहीं, पिछले करीब 1.5-2 साल से लगातार इस पर चर्चा बनी हुई है और आज चर्चा करेंगे उस नए खतरे की जो हमारे देश में पहुंच चुका है, यानी कि कोरोना वायरस का एक नया वेरिएंट ओमिक्रॉन। 23 कंफर्म केसेस अब तक पूरे देश में हो गए हैं। राहत की बात यह है कि मध्य प्रदेश में अब तक कोई कंफर्म केस ओमिक्रॉन का सामने नहीं आया है, लेकिन खतरा हमारे लिए इसलिए है क्योंकि मध्य प्रदेश के जो पड़ोसी राज्य हैं वहां पर ओमिक्रॉन के केसेस सामने आ चुके हैं। किस तरीके से ये वेरिएंट को देखा जा रहा है, क्या ये खतरनाक है ये वेरिएंट? और आज जब देश ने 130 करोड़ का आंकड़ा वैक्सीनेशन में पार कर लिया है, उस आंकड़े को पार कर लेने के बाद और जिस तरीके से देश भर में आज वैक्सीनेशन को लेकर काम चल रहा है, जिस गति से पूरे देश में टीकाकरण चल रहा है, उसके बाद इस वेरिएंट का खतरा कितना हो जाता है, इस पर आज चर्चा करेंगे। हमारे साथ बहुत ही खास मेहमान है। आइए सबसे पहले उनसे परिचय कराते हैं आपका। हमारे साथ एम्स भोपाल के निदेशक प्रोफेसर नितिन एम नागरकर जी हैं। प्रोफेसर नितिन जी, आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं हमारे स्टूडियो में। सर, सबसे पहले तो यही आपसे जानना चाहेंगे सर कि चर्चा में इस समय ओमिक्रॉन है और ओमिक्रॉन को लेकर लोगों के अंदर एक डर भी है, दहशत भी है, लेकिन राहत की बात यह है सर कि मध्य प्रदेश में अभी तक कोई कंफर्म केस निकलकर नहीं आया है, लेकिन खतरा हमारे दरवाजे पर है सर कि मध्य प्रदेश के जो पड़ोसी राज्य हैं वहां पर कंफर्म केसेस निकले हैं। किस तरीके से ओमिक्रॉन को समझें हम, इस नए वेरिएंट को समझने अगर जाते हैं तो क्या ये खतरनाक है? बिल्कुल, आपने ठीक कहा कि ये जो कोविड का जो पेंडेमिक है, हम देख रहे हैं कि लगभग अब 2 साल से यहाँ चल ही रहा है पूरी दुनिया भर, और हमारे देश में भी केसेस आते रहे हैं लगातार। लेकिन पिछले कुछ महीनों से हमने देखा है कि केसेस की जो संख्या है वो घटती गई है, लेकिन अभी पेंडेमिक जारी है और WHO ने तो हमेशा कहा है अभी भी हमको सबको सतर्क रहना है। और ये वायरस ऐसा है जो अपना स्वरूप बदलता है। तो इस बार एक ऐसा वेरिएंट जो साउथ अफ्रीका में पहले डिटेक्ट हुआ पिछले महीने, और उसके बाद 55 देशों में लगभग 1,500 से अधिक केसेस को रिपोर्ट किया गया। और इसको डिटेक्ट करने के लिए RT-PCR के बाद जीनोम सीक्वेंसिंग करना पड़ता है, तब इसके बारे में, केसेस के बारे में पता चलता है। तो ये इस तरह के 23 केसेस हमारे देश में रिपोर्टेड अभी तक हो चुके हैं। और हमारे देश में जो हुआ है उसमें मेनली, जैसे आपने बताया, कि महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटक, दिल्ली, राजस्थान, यही स्टेट्स में पाए गए हैं। लेकिन हमको भी सतर्क रहना है, जागरूक रहना है, यही सबसे इम्पोर्टेंट है। सर, वैक्सीनेशन ही एकमात्र फिलहाल हथियार हमें बताया जा रहा है इस बड़े खतरे से लड़ने के लिए। इस बड़े युद्ध में हमारे पास एकमात्र हथियार वैक्सीनेशन दिख रहा है। जो सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क, ये तमाम जो चीज़ें बताई जा रही हैं कि यही उपाय है, ये करने से ही हम इससे बच सकते हैं। जिस गति से देश में वैक्सीनेशन का काम चल रहा है, 130 करोड़ से ज़्यादा डोसेस देश भर में लग चुके हैं सर, और मध्य प्रदेश की अगर बात करें तो वो आंकड़ा भी अच्छा खासा हो गया है अब, और 4 करोड़ लोग तो मध्य प्रदेश में अब ऐसे हो गए हैं सर कल के महाअभियान के बाद कि जिनको दोनों डोज लग चुके हैं। ऐसे में ये खतरा जिन्होंने दोनों डोज लगवा लिए हैं उन पर थोड़ा कम हो जाता है, ये मान सकते हैं? देखिए, ये बात तो सही है कि एक जो उपाय जो देखा गया है, कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर जो है वो हमेशा ज़रूरी है। अपना ध्यान रखना, मास्क पहनना, जो सामाजिक दूरी, साफ सफाई रखना, वो तो खैर ज़रूरी है ही। लेकिन जो हम लोग देख रहे हैं कि जब प्रधानमंत्री साहब ने हमारे यहाँ पे जो मुहिम चालू की, और ख़ास करके यहाँ मध्य प्रदेश में CM साहब ने चलाई उसको, तो बहुत सक्सेसफुल रहा है। लेकिन वो एक हमारे पास एक हथियार है, साथ में सावधानी तो बरतनी है। तो वैक्सीनेशन ज़रूर लगाएं, जो भी एलिजिबल हैं 18 साल से ऊपर वो सब वैक्सीनेशन लगाएं। जिनका पहला डोज हो गया वो अपना दूसरा भी टीका लगाए, क्योंकि हमेशा से देखा गया कि जो पहले जो वेरिएंट्स पाए गए थे उसके अगेंस्ट वैक्सीन कारगर रहा है। तो ये मान के चलना होगा कि अभी इस वक्त हमारे पास वो बहुत बड़ा हथियार है, और सावधानी बरतनी है, कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर भी करना है, और हमको वैक्सीन भी लगाना है। सर, इंतजामों की अगर बात करें, हमने जब डेल्टा वेरिएंट देश में
आया था सर, तो बहुत अलग मंजर इस देश में हमने देखा है, अलग अलग राज्यों में हमने देखा है, मध्य प्रदेश में भी देखा है सर। उस वक्त हमें महसूस हुआ कि शायद हमारी स्वास्थ्य चिकित्सा व्यवस्थाएं और मजबूत हों, और उसके बाद फिर काम होना चालू हुआ ऑक्सीजन को लेकर। अगर कहें तो हमने देखा कि पूरे मध्य प्रदेश में अब ऑक्सीजन प्लांट्स लगाने पर काम हुआ, और अब लगभग काफ़ी प्लांट्स ऐसे हैं जो लग भी गए हैं, अपना काम भी पूरा कर रहे हैं। ऐसे में क्या आपको लगता है, क्योंकि जिस तरीके से ओमिक्रॉन के बारे में बताया जा रहा है कि बहुत तेज़ गति से ये लोगों तक पहुंचता है, तो सर क्या हम उन इंतज़ामों पे ठीक ठाक तस्वीर देखते हैं? मेरे ख्याल से जैसे पहले वेव जब आई थी और लॉकडाउन हुआ, तो उसका मेन कारण यही था कि हम अपनी जो सुविधाएं हैं हेल्थ केयर सेक्टर की वो बढ़ाएं, और काफ़ी हद तक बढ़ाई भी गई, बेड्स बढ़ाए, वेंटिलेटर, ऑक्सीजन सप्लाई। लेकिन सेकेंड वेव अचानक आई और वो काफ़ी तीव्र थी, सीवियर वेव थी, और उसके बाद भी हम लोगों ने प्रिपरेशंस रखी हैं। और जैसे कि आपने कहा, चाहे वो हॉस्पिटल के बेड्स हो, चाहे आईसीयू हो, वेंटिलेटर्स की अवेलेबिलिटी, ऑक्सीजन सप्लाई, प्लांट्स, ये सब की तैयारी रखी हुई है। और अभी हमको सतर्क अभी भी रहना है। बाकी तो खैर दिनचर्या लोगों की चल रही है सावधानी बरतते हुए। और बाकी ये तो देखा गया है कि ये जो वायरस है उसमें म्यूटेशंस अधिक हैं, उसके वजह से ट्रांसमिसिबिलिटी, मतलब एक इंडिविजुअल से दूसरे इंडिविजुअल में शायद ये जल्दी फैलता है, लेकिन वो कितना सीवियर इन्फेक्शन कराएगा वो आने वाला टाइम बताएगा। तो अभी हमको ध्यान जरूर अपना रखना है, और स्वास्थ्य की सुविधाएं हम अपनी तैयार रखें कि जब जरूरत पड़े हम उनको तुरंत इस्तेमाल में ला सकते हैं। सर एक जो महत्वपूर्ण बात आपने कही कि ये जो वायरस है इसके म्यूटेशंस बहुत तेज़ गति से देखने को मिल रहे हैं। सर अभी तक जो हमारे सामने वेरिएंट आए, उन वेरिएंट्स में तो जो कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर आम जनता को अपनाना था वो तो अपना ही रही थी, लेकिन जो प्रोटोकॉल्स थे उसके निपटने को लेकर या उसके इलाज को लेकर वो लगभग सेम थे। तो क्या ओमिक्रॉन को लेकर या जो इसके नए म्यूटेशंस देखने को मिल रहे हैं, तीव्र गति से जो म्यूटेशंस मिल रहे हैं, इसको लेकर कुछ अलग से कोई प्रोटोकॉल्स अपनाए जा रहे हैं क्या, क्वारंटीन को लेकर, या जो लोग पॉजिटिव पाए जा रहे हैं ओमिक्रॉन वेरिएंट के? जी हाँ, उनके लिए तो खैर डेफिनेटली क्वारंटाइन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने रूल्स रेगुलेशंस बनाए हैं, WHO ने बनाए हैं। खास करके जो इंटरनेशनल ट्रैवलर्स आ रहे हैं जिनके RT-PCR टेस्ट पॉजिटिव आती है, उनका फिर जीनोम सीक्वेंसिंग करा रहे हैं, तो वो सब तो लागू किया ही हुआ है। लेकिन उसके बावजूद तो जो प्रोटेक्शन है या जो ट्रीटमेंट का जो प्लान रहेगा वो फिलहाल मोर और लेस सिमिलर ही रहता है जैसे दूसरों में। लेकिन अभी हमको एक्स्ट्रा सतर्क रहना है, स्पेशली इंटरनेशनल ट्रैवलर्स जो अफ्रीका से आ रहे हैं या यूरोप से आ रहे हैं या ऐसे देशों से आ रहे हैं जहाँ पे ऑलरेडी ये केसेस पाए गए हैं। सर लोगों के अंदर एक शंका है, शंका इस बात को लेकर है कि कहा यह जा रहा है कि ये साउथ अफ्रीका से ये वेरिएंट की उत्पत्ति हुई, या ये कहें कि साउथ अफ्रीका में पहली बार इस वेरिएंट की पुष्टि हुई थी। इंटरनेशनल ट्रैवलर्स जो देश में आ रहे हैं वो बड़े बड़े जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट से वहाँ तो आ ही रहे हैं सर, लेकिन जिस तरीके से इस देश में ये ओमिक्रॉन के अलग अलग जगहों से केसेस मिले हैं, वहाँ तक कई जगहों से लोगों का ये मानना है कि इंटरनेशनल ट्रैवलर यहाँ पे इतनी दूर नहीं आए होंगे, या अलग अलग जगहों पे। क्या आपको लगता है कि ओमिक्रॉन केवल इंटरनेशनल ट्रैवलर्स की वजह से ही देश में आया होगा, या ये पहले से ही हमारे बीच में मौजूद था? उसके लिए तो फिर जीनोम टेस्टिंग ही बताएगी, सीक्वेंसिंग, या पहले RT-PCR हो फिर जीनोम सीक्वेंसिंग हो। लेकिन ये बात तो सही आपने बताई कि शायद ये पहले डिटेक्ट साउथ अफ्रीका में हुआ, स्टडीज वहाँ पे हुए, फिर ये पाया गया कि वो दूसरे देशों में फैल रहा है। तो इसके लिए जब तक एपिडेमियोलॉजिकल स्टडीज नहीं होते तब तक ये क्लैरिटी इसमें आएंगी नहीं। लेकिन बीच बीच में एपिडेमियोलॉजिकल स्टडीज करते हुए RT-PCR के बाद जीनोम सीक्वेंसिंग की जाती है, तो एक आइडिया लगता है कौन सा वेरिएंट है। इसी तरह से पहले डेल्टा वेरिएंट का पता लगा था, और डेल्टा वेरिएंट ही मेनली हमको रिस्पॉन्सिबल था सेकेंड वेव के दौरान। और उस वक्त काफ़ी सीवियर इन्फेक्शन, सीरियस इन्फेक्शंस लेकर पेशेंट आए थे, एक से दूसरे में फैलाव ज़्यादा था। तो इस वक्त भी इसी तरह के एपिडेमियोलॉजिकल स्टडीज ही हमको बताएंगे। और जो इंटरनेशनल ट्रैवलर्स आ रहे हैं या जिनको भी सिम्टम्स हैं वो जरूर अपनी टेस्ट कराए, क्योंकि सावधानी बरतनी ज़रूरी है। और लगातार हम टेस्टिंग करेंगे, ट्रैकिंग करेंगे, और जो पॉजिटिव आते हैं उनको अलग करके उनका इलाज करना, वो स्ट्रैटेजी तो शायद आज भी उतनी ही इंपॉर्टेंट है। सर अलग अलग वेरिएंट से लहर की संभावनाएं जताई जाती हैं। दूसरी लहर जब देश में आई कोविड की, तो डेल्टा वेरिएंट एक बहुत बड़ा फैक्टर था, और विशेषज्ञ तो अनुमान तीसरी लहर का लगा ही रहे थे सर, और इसको लेकर ना सिर्फ भारत की सरकार बल्कि राज्यों की सरकारें भी काम कर रही थीं। आप तो एम्स के निदेशक हैं सर, और ना सिर्फ मध्य प्रदेश बल्कि छत्तीसगढ़ भी आप प्रमुख हैं एम्स के। सर तीसरी लहर की जो संभावना जताई जा रही है, और जो समय फिलहाल विशेषज्ञों के द्वारा बताया जा रहा है कि वो जनवरी के आसपास से वो शुरुआत देखने को मिलेगी, तो क्या अभी फिलहाल जो वेरिएंट हमारे सामने ओमिक्रॉन है
ये माने कि अगर तीसरी लहर बहुत तेज गति से आती है तो उसका सिर्फ एक जरिया ओमिक्रॉन ही होगा? ये तो कहना मुश्किल है, लेकिन ये बात जरूर है कि ये वायरस फैलने की टेंडेंसी रखता है, तो ये वक्त ही बताएगा। मगर ये बात तो सही है कि हमारे देश में अभी एज सच थर्ड वेव नहीं आई थी, लेकिन ऐसे बहुत सारे वेस्टर्न कंट्रीज हैं जहाँ पे हमसे शायद 6 महीने पहले, 4 महीने पहले फर्स्ट वेव सेकेंड वेव आ गई थी। और उन यूरोपियन कंट्रीज में, जैसे जर्मनी की बात करें, नेदरलैंड्स की बात करें, ईस्टर्न यूरोप की कंट्रीज हैं, वहाँ पे तीसरी, चौथी, पांचवी लहर भी चल रही है और वहाँ पे भी बीच बीच में लॉकडाउन कराना पड़ता है। जबकि ओमिक्रॉन का वेरिएंट तो अब आया है, तो अलग अलग वेरिएंट्स आते रहते हैं, लेकिन ये एक ऐसा वेरिएंट है जो जल्दी फैलता है, शायद इसलिए इसके बारे में खतरा उस हिसाब से ज्यादा एक चीज और जानना चाहेंगे आपसे, लोग इस बात को लेकर थोड़े राहत में जरूर आ रहे हैं कि ओमिक्रॉन जो है उससे जो बाकी देशों में जो केसेस ओमिक्रॉन के आए हैं उससे कहीं ना कहीं जो मरने वालों की संख्या है वो बहुत कम या ना के बराबर या है ही नहीं। कई देशों में तो देखा है कि है ही नहीं है। ऐसे में क्या स्टडीज कह रही हैं सर ओमिक्रॉन को लेकर? बिल्कुल आपने ठीक कहा। जब भी कोई वायरस म्यूटेट करता है, मतलब अपना स्वरूप बदलता है, जैसे पैंडेमिक के दौरान होता है, तो उसका जो वेरिएशन होने के बाद या तो उसकी ट्रांसमिसिबिलिटी, मतलब एक से दूसरे फैलने में बढ़ सकता है या घट सकता है, तो इस केस में बढ़ा हुआ है। दूसरी बात होती है उसकी विरुलेंस, मतलब वो किस तरह का सीरियस इन्फेक्शन करा सकता है। डेल्टा वेरिएंट ने ज़्यादा सीरियस इन्फेक्शन जरूर कराया था उससे पहले जो अल्फा बीटा जो थे उसके कंपैरिजन में, तो वो टाइम बताएगा कि आने वाले महीनों में कि किस तरह से फैल। तो वो जल्दी रहा है। इस वक्त थोड़ी राहत है कि एसिम्प्टोमेटिक केसेस थोड़े ज़्यादा हैं, या जिनमें सिम्टम्स कम हैं या कम तीव्र हैं, या मोर्टेलिटी बहुत कम रही है, ना के बराबर फिलहाल रही है। लेकिन अभी हमको इतना जल्दी उसके बारे में स्टेटमेंट देना मुश्किल होगा। कुछ महीने और स्टडी होगा, ज़्यादा केसेस जब डिटेक्ट होंगे उनका फॉलोअप क्या कहेगा, उससे पहले हमको सावधानी वही बरतनी है जो कि हम चाहे किसी पहले वेरिएंट के लिए। सर सिम्टम्स क्या निकल कर आ रहे हैं? ओमिक्रॉन के सिम्टम्स क्या हैं? क्या वो सिम्टम्स जो डेल्टा के थे या उसके पहले जो वेरिएंट अलग अलग समय पर आ रही थी लगभग वही सिम्टम्स हैं या कुछ नए सिम्टम्स हैं? थोड़े कुछ, जैसे साउथ अफ्रीका में कुछ स्टडीज मैंने हम लोगों ने जो पढ़े, रिसर्च किए हैं, उसमें तो ये क्योंकि नंबर ऑफ केसेस कम हैं, लेकिन जो अपर रेस्पिरेटरी सिम्टम्स थे गले के वो थोड़े कम है। छाती के किसी में ज़्यादा है, किसी को बॉडी एक था, किसी को फीवर था, तो अलग अलग प्रेजेंटेशंस लेके आ रहे हैं। लेकिन ज़्यादातर सिम्टम्स अभी तक तो माइल्ड रहे हैं, लेकिन खतरा बना हुआ है खास करके जिनको कोमॉर्बिडिटीज हैं। सर लोगों को क्या करना चाहिए इस वक्त, क्योंकि अगर किस तरीके के वो सिम्टम्स हैं, क्योंकि देखिए अब ठंड का समय आ गया है जी। और इस वक्त में लोगों को सर्दी, जुकाम, बुखार, क्योंकि जब मौसम बदलता है, तेज ठंड होती है, तो स्वाभाविक सी बातें हम देखते हैं कि अस्पतालों में लोड बढ़ता है, मरीजों की संख्या बढ़ती है अस्पतालों में। ऐसे में क्या वो छोटे छोटे सिम्टम्स हैं, अगर उनको महसूस हो रहे हैं तो उनको तुरंत जाकर अपना टेस्ट कराना चाहिए? बहुत अच्छा सवाल है, क्योंकि देखिए इससे पहले हम यही कहेंगे कि अभी तो जैसे आपने 130 करोड़ हमारी आम जनता ने वैक्सीन लगा लिया है, तो जिसके भी फर्स्ट डोज है, सेकंड डोज है, अपना कोर्स जरूर पूरा कर लें। क्योंकि ये देखा गया है कि जिन्होंने भी वैक्सीन लगाया है उनको जो भी किसी भी तरह का अगर कोविड इन्फेक्शन बाद में हुआ था तो उसकी जो सिवियरिटी थी कम थी। मॉर्टेलिटी और मॉर्बिडिटी जो हम कहते हैं, दोनों ऐसे केसेस में काफ़ी कम थी। तो वो अपना जरूर डोज और कोर्स पूरा कराए, पहली बात। और दूसरा, प्रोटेक्शन सेम लेना जो कि अदरवाइज लेना था। बाकी जो वायरस के जो सिम्टम्स होते हैं, चाहे जुकाम हो रहा है, सांस लेने में तकलीफ है, जो स्मेल सेंसेशन घट रहा है, बॉडी है, किसी को डायरिया है, तो वो लगभग सिम्टम्स लगभग सेम रहेंगे। किसी वायरस के वेरिएशन के बाद थोड़ा क्लिनिकल सिम्टोमेटिक जो प्रोफाइल है वो चेंज हो सकता है। लेकिन जैसे हमने सेकेंड वेव में देखा कि ऑक्सीजन सैचुरेशन बहुत जल्दी गिर रही थी या रेस्पिरेटरी सिम्टम्स बहुत जल्दी हो रहे थे, तो ये टाइम बताएगा। हमको सतर्क जरूर रहना है। वो सिम्टम्स लगभग सेम हैं। इस वक्त जो इनिशियल केसेस आए हैं वो सिम्टम्स रिलेटिवली माइल्डर है, लेकिन अभी जल्दी होगा कहना, हमको वेट करना पड़ेगा, क्योंकि अभी भी वो वायरस स्प्रेड हो रहा है। आने वाला टाइम बताएगा कि उसके एक्चुअली सिम्टम्स किस तरह के आए। सर एक बड़ा हाइपोथेटिकल सवाल भी आप इसको हो सकता है कहें, जिस तरीके से आपने भी कहा कि सेकेंड वेव के दौरान जिन लोगों को वैक्सीन लग गई थी उन पर असर बहुत कम दिखा, उनका मोर्टेलिटी रेट जो है वो लगभग बहुत कम रहा। और आज के दौर में ना सिर्फ भारत बल्कि दुनिया के कई बड़े देश, विकसित देश ऐसे हैं जहां पर वैक्सीन शायद हमसे पहले आ चुकी थी, वहां हमसे पहले लगना शुरू हो गई थी और वहां पर ओमिक्रॉन फैलना तो शुरू हुआ सर, और लेकिन आज मोर्टेलिटी रेट वहां पर लगभग ना के बराबर है या है ही नहीं है। ऐसे में क्या ये हम मान सकते हैं कि अगर वैक्सीनेशन ही आज जब देश में हुआ है या भारत के अलावा कई अन्य देशों में जब हुआ है, ये भी एक कारण हो सकता है कि इसकी मोर्टेलिटी रेट कम है?
हो सकता है, क्योंकि एक हर्ड इम्यूनिटी का एक जिक्र हमेशा होता है। जब हम कहते हैं कि 70-80% पॉपुलेशन को उस वायरस के अगेंस्ट एक्सपोजर होकर के एंटीबॉडीज बनने लग गए हैं, वो या तो क्लिनिकल इन्फेक्शन या सब क्लिनिकल इन्फेक्शन के वजह से हो सकता है या वैक्सीनेशन होने के वजह से हो सकता है। मगर क्योंकि वायरस अपना स्वरूप बदलता है, लेकिन ये हमने देखा है कि अभी तक जो भी वैक्सीन के बहुत अलग अलग टाइप्स दुनिया भर लग रहे हैं, ज़्यादातर जो भी वैक्सीन लगाए गए हैं वो अन्य वेरिएंट्स के ऊपर सक्सेसफुल रहे हैं सो फार। सर अब मैं आपसे जो जवाब लेना चाह रहा हूँ सर, वो जवाब शायद हमारे एक बहुत बड़े वर्ग का जो दर्शक जो है उसके मन में है सर, क्योंकि हम जानते हैं कि जनवरी 2021 से वैक्सीनेशन की प्रक्रिया देश में शुरू हुई सर, और वो चरणबद्ध तरीके से चलती गई। पहले बुजुर्गों को या जो सीवियर बीमारियों से ग्रसित थे उन लोगों को वैक्सीन लगी, उसके बाद स्वास्थ्य कर्मियों, हेल्थ कर्मियों को लगी, फ्रंटलाइन वर्कर्स को लगी, और उसके बाद 18 ईयर्स एज ग्रुप तक वो प्रोसेस निकल कर सामने आई सर। अब वैक्सीनेशन की प्रक्रिया लगभग सर अब 11 महीने के आसपास हो चुके हैं इस देश में होते होते, और जो दो प्रमुख वैक्सीन हमारे देश में लग रही हैं, उन दोनों वैक्सीन का जो एक वैक्सीन का दौर है वो लगभग 3 महीने के आसपास का पीरियड है, और दूसरी वैक्सीन का शायद उससे थोड़ा सा कम है सर। लेकिन लोगों को ये लग रहा है, एक डर उनके अंदर आ रहा है कि ओमिक्रॉन हालांकि अब जब दुनिया भर में सक्रिय हो रहा है, तो जो वैक्सीन उन्होंने जनवरी, फरवरी, मार्च के दौरान लगवाई थी या उसी दौरान अप्रैल, मई, जून में ही उनका सेकेंड डोज हो चुका था, क्या वो हार्ड इम्यूनिटी, क्या वो इस वायरस से लड़ने की क्षमता है उन दोनों डोज के लगवाने के बाद उनके शरीर में बनी हुई है? ये क्योंकि आज देश में बूस्टर डोज पर भी बात चल रही है सर। बहुत अच्छा सवाल है ये, लगातार इसके ऊपर मुझे भी लोग सवाल पूछते हैं कि क्या बूस्टर डोसेज हमारे देश में भी लगेंगे। तो गवर्नमेंट का प्लान बिल्कुल सही था कि जिस तरह आपने कहा कि फेज्ड मैनर में हमारी जो आम जनता है, जो भी अपने फ्रंटलाइन वर्कर्स हैं, अलग अलग तरीके से उनको चरणबद्ध तरीके से फेज्ड मैनर में वैक्सीनेशन हुई। और पहला ये था कि फर्स्ट डोज मैक्सिमम लग सके, फिर ये था कि अपना कोर्स पूरा हो जाए, सेकेंड डोज मैक्सिमम लोगों को लग जाए और इम्यूनिटी डेवलप हो। और हमसे कुछ दिन देशों में हमसे पहले वैक्सीनेशन चालू हो गई थी, तो उन्होंने उसी तरह से एक फेज्ड मैनर में, चाहे जिनको कोमॉर्बिडिटीज़ हैं या फ्रंटलाइन वर्कर्स हैं, उनको बूस्टर डोसेज दिलाए हैं। तो हमारे यहाँ हमारे देश में एक एक्सपर्ट ग्रुप है जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को उसके बारे में राय देता है, और इस पर लगातार चर्चा हो रही है, मीटिंग्स हो रही हैं। फिर वो ग्रुप होता है एक्सपर्ट्स का, ICMR है, वो उसके ऊपर लगातार स्टडी करते हैं और अपने जैसा भी होगा गवर्नमेंट को प्रपोजल सबमिट करते हैं। लेकिन आने वाले टाइम में क्लियर हो जाएगा कि बूस्टर डोज लगना है, कब लगना है, या जो भी प्लान होगा। लेकिन ये बात ज़रूर है कि इनिशियल हमारी जो प्रायोरिटी रही है वो पहला और दूसरा डोज मैक्सिमम लोगों को लगे। सर मुझे याद है कि कई देशों के राष्ट्राध्यक्षों ने ये कहा था, खासकर उन देशों ने जिनके पास वैक्सीन बनाने की क्षमताएं नहीं थी, तकनीक नहीं थी, संसाधन नहीं थे, जो दूसरे देशों पर वैक्सीन को लेकर निर्भर थे। हमारे भारत की अगर बात करें तो हम भारत के ऊपर भी जिम्मेदारियां हमने निभाई, कई देशों तक हमारी जो वैक्सीन है उसको पहुंचाने का काम किया। कोवैक्स भी अपना काम कर रहा है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, और जो विकसित देश हैं वो भी वैक्सीन अलग अलग जगहों पर पहुँचाने का काम कर रहे हैं। सर ये बात ज़रूर कही गई थी कि अगर देश में किसी भी कोने पर अगर कोई वेरिएंट वायरस का है या वायरस है, तो उससे बाकी के देश सुरक्षित अपने आप को महसूस नहीं कर सकते। और सर आज जिस तरीके से वैक्सीनेशन को लेकर कई देश आज भी ऐसे हैं पूरी दुनिया में जहां पर वैक्सीन उनके यहाँ नहीं बनती है, वो आज भी दूसरे देशों पर निर्भर है वैक्सीन को लेकर, और भारत तो अपना लोहा मनवाता आया है सर पूरी दुनिया में वैक्सीन के क्षेत्र में अगर देखें तो क्या ये माने कि इस वक्त जिम्मेदारी भारत तो अपनी निभा ही रहा है, उन तमाम विकसित देशों की भी बन जाती है कि जिन जगहों पर वैक्सीन उपलब्ध नहीं है या जो उन पर या हमारे ऊपर निर्भर है, उनको भी वैक्सीनेट उसी तत्परता से करने की आवश्यकता है, क्योंकि अगर वो सुरक्षित नहीं होंगे तो सर हम भी कैसे सुरक्षित हो सकते हैं? बिल्कुल सही बात है, क्योंकि ये वायरस फैलता है, रेस्पिरेटरी वायरस है। तो आपने जैसे जिक्र किया कि कहीं पे भी उसका अगर किसी भी राष्ट्र में या कहीं पे भी किसी जगह उसका कोई ऐसा वेरिएंट आता है जो ज़्यादा खतरनाक है तो स्प्रेड हो सकता है। और इसके लिए मेरे ख्याल से हमारी सरकार भी, प्रधानमंत्री भी ये चाहते थे कि हम वैक्सीन हम देते भी रहे हैं जिन जिन देशों को ज़रूरत थी, और WHO के जो चीफ है उन्होंने भी हमेशा यही कहा है कि वैक्सीन की इक्विटी हो, मतलब अधिक से अधिक लोगों को, चाहे वो देश अमीर हो गरीब हो, सबका उनका एक राइट है वैक्सीन लगे। भारत लड़ा भी था सर, पेटेंट्स के राइट से लिए तो भारत लड़ा भी था। बिल्कुल, और हम बहुत खुशी की बात है कि हमारे देश में एक वैक्सीन हब है। हमेशा से ही ड्रग मैन्युफैक्चरिंग, दवाइयों का मैन्युफैक्चरिंग और वैक्सीन मैन्युफैक्चरिंग में इंडिया का एक हब रहा है, और दूसरे देशों को भी हम सप्लाई करते रहे हैं। खुशी की बात है कि इस बार हमारे पास काफ़ी लार्ज नंबर में हमने अपने लोगों को ही
आम जनता को वैक्सीनेट किया है। और जैसे जैसे सरकारें चाहेंगी, मेरे ख्याल से एक ग्लोबल लेवल पर उसके ऊपर जरूर फैसला होगा, क्योंकि ये लड़ाई एक आदमी नहीं लड़ सकता, एक देश नहीं लड़ सकता है, सबको मिल के लड़नी है और सब मिल के लड़ेंगे तभी हम जीतेंगे। सर ये लड़ाई लग रहा है कि बहुत अभी और लंबी चलेगी सर। दूसरी लहर के बाद जब चीज़ें थोड़ी शांत हुई, कंट्रोल हो रही थी, केसेस एकदम शून्य के लगभग, शून्य तो नहीं कहेंगे लेकिन काफ़ी नीचे आ चुके थे सर, तो लोगों के अंदर एक राहत महसूस हो गई थी और लोग अपनी डेली लाइफ में आ चुके थे सर। और कई एक बड़ा वर्ग तो ऐसा था जिसने मास्क पहनना भी खत्म कर दिया था, मतलब घर से निकलते वक्त भी वो ऐसा ही निकल रहा था और कोई प्रिकॉशन वो नहीं रख रहा था, बड़े बड़े आयोजन हो रहे थे सर। एक नागरिक होने के नाते भारत के लोगों को, मध्य प्रदेश के लोगों को अपने नागरिक बोध का परिचय देने के लिए कितनी बड़ी जिम्मेदारी प्रत्येक नागरिक की इस वक्त हो जाती है कि वो किन बातों का ख्याल रखे ताकि ना सिर्फ वो, ना सिर्फ उसका परिवार, बल्कि ये पूरा समाज, हमारा देश, हमारा राज्य सुरक्षित रह सके सर। बहुत बहुत अच्छा, ये हमको ये मैसेज जरूर देना है, सबको देना है कि देखिए अभी भी ये पैंडेमिक जारी है, WHO अभी भी कहता है पैंडेमिक जारी है। बहुत सारे देश हैं जहाँ पे बहुत सारे केसेस आज भी निकल रहे हैं। ऐसे बहुत सारे राष्ट्र, खास करके अफ्रीका में या ऐसे कुछ छोटे राज्य जहाँ पे वैक्सीनेशन ज़्यादा नहीं हो पाई है, तो हमको वैक्सीनेशन तो लगाना ही है, लेकिन ये जो कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर है, मास्क पहनना, दूरी रखना, सैनिटाइज़र का इस्तेमाल करना या साबुन पानी का इस्तेमाल करना, सफाई रखनी, वो आगे भी जारी रहेगी। हमको हिस्टोरिकली देखना पड़ेगा, जो 1918 में जो पैंडेमिक हुआ था और अनफॉर्चुनेटली जो वर्ल्ड वॉर 1 में जितने लोग मरे थे उससे अधिक उसमें डेथ मोर्टेलिटी हुई थी। बहुत देश उसमें इन्वॉल्व हुए थे, भारत देश में भी वो पेंडेमिक आया था और छोटी बड़ी लहरें मिला के 3-4 साल ये लगभग चला था। तो हमको हिस्ट्री से भी सीखना होगा। ये इस तरह का पेंडेमिक हमेशा नहीं आता है, 100 साल में एक बार आता है लगभग, कहते हैं एपिडेमियोलॉजिस्ट। तो अभी भी हमको अपनी सावधानी बरतनी है और पिछले 100 सालों में काफ़ी मेडिसिन ने अब और मेडिकल फील्ड ने डेवलपमेंट हुई है और होती रही है और इस पैंडेमिक के बाद भी हुई है, लेकिन तो भी सतर्कता एक हमेशा ज़रूरी रहेगी और अपनी जो हमको जो जिम्मेदारी है उसको सबको निभानी है। सर मुझे याद है जब 16 जनवरी की शायद वो तारीख थी जब देश में पहला टीका लगा था, प्रधानमंत्री ने देश को संबोधित किया था और उस वक्त ये कहा था सर कि 7 से 8 वैक्सीन्स ऐसी हैं जो अभी पाइपलाइन में हैं, जो लगभग अंतिम फेज में काम कर रही हैं सर, और लगभग अब ये मान के चले कि 10-11 महीने तो पूरे हो चुके हैं सर उस दौर के बाद। क्या ये माने कि आने वाले कुछ और महीनों के अंदर ही हमें कुछ और वैक्सीन्स मिल सकती हैं भारत निर्मित? हो सकता है, क्योंकि डेवलपमेंट के अलग अलग फेजेस में होते हैं वैक्सीन्स और इंटरनेशनल लेवल पर भी वैक्सीन्स बन रहे हैं और ये मानना पड़ेगा कि जो है वो साइंटिस्ट हो या वैक्सीन मैन्युफैक्चरिंग जो प्रोड्यूसर्स हैं, वो सब लोगों ने मिल करके एक शॉर्ट ड्यूरेशन में काफ़ी लार्ज अमाउंट ऑफ वैक्सीनेशन का जो ड्राइव था वो प्रोडक्शन से लेकर के उसको पहुंचाना, मुहैया कराना लोगों को और वैक्सीनेशन लगाना एक बहुत बड़ी मुहिम थी, लेकिन वो काफ़ी हद तक सक्सेसफुल एटलीस्ट हमारे देश में तो पूरी हुई है, मगर ये वैक्सीनेशन का दौर अभी चलेगा कुछ दिन चलेगा। जी सर आप तो मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ जो 2 प्रमुख एम्स हैं, दोनों राज्यों के उसके प्रमुख हैं सर, और एक बड़ा मैनफोर्स आपके अंडर में काम करता है सर, बड़ा हेल्थ, जैसे कहें कि हेल्थ वर्कर्स जो हैं वो आपके साथ में हैं, डॉक्टर्स हैं और ना सिर्फ डॉक्टर्स हैं बल्कि ग्राउंड लेवल तक का जो स्टाफ है वो आपके साथ है सर। इन 2 सालों में लोगों ने जी जान लगा दिया, हेल्थ वर्कर्स की अगर बात करें, वो अपनी जान की परवाह किए बगैर अस्पतालों में मौजूद रहे सर, और अब वैक्सीनेशन की प्रक्रिया को भी वो ना सिर्फ अपनी जगह से बल्कि घर घर जाकर दस्तक दे रहे हैं और वहाँ उस प्रक्रिया को अपना रहे हैं सर। उनका मोरल बढ़ाने के लिए कितनी ज़रूरी है हम सबकी बातें, उनका मोरल बढ़ाने के लिए हमारा आचरण कितना ज़रूरी है सर, और कैसे आप उसको बढ़ाते हैं सर, क्योंकि आपको तो उनका मोरल बढ़ा के रखना ही पड़ेगा। और हम तो जान ही रहे हैं सर कि हमने देखा है कि इस 2 सालों के अंदर कितना बड़ा चैलेंज स्वास्थ्य कर्मियों ने दिया है सर इस पूरे पैंडेमिक में। हम सब उनको सलाम करते हैं जिन्होंने इतनी मेहनत की, डॉक्टर्स हो, नर्सेज हो, सफाई कर्मचारी, टेक्नीशियन, इवन सिक्योरिटी फोर्सेस, गवर्नमेंट ऑफिसर्स, सब इसमें लगे रहे हैं और एक आदमी का काम नहीं था, सबने मिल करके काम किया है, चाहे वो अस्पताल हो या इवन जो बाकी उसके साथ जो बहुत सारे पैरेलल और एंसिलरी सर्विसेज होती हैं वो भी सब चली है और हम उनके साथ, वी हैव टू लीड फ्रॉम द फ्रंट। बिल्कुल हम जहाँ पे कोविड वार्ड होता था उनके साथ बैठते थे, डिस्कस करते थे, रात बेरात भी हम वहाँ पे रहते थे उनके साथ, तो किसी को अकेलापन ना महसूस हो। वो अपने परिवार से उनको दूर होकर रहना पड़ता है और पीपी किट में इतना आसान नहीं रहता है, कई घंटों तक ड्यूटी करना, और बहुत सारे लोगों ने इतनी मेहनत की है उस वक़्त।
और एक ऐसी चीज जो किसी ने कभी अपनी मेडिकल की पढ़ाई में हम लोगों ने देखी सुनी थी, लेकिन एक्सपेक्ट ऐसा नहीं किया था कि इतना बड़ा भी इस तरह से कोई पैंडेमिक आता है और वो इतने लंबे अरसे पे चलेगा। शुरुआत में लगा कुछ महीने होंगे, लेकिन वो एक वेव हो गई, फिर दूसरी वेव हो गई, तीसरी की हम बात करते हैं। दूसरे विदेशों में जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं, चाहे वो यूएस हो, जर्मनी हो, ऑस्ट्रिया हो, नीदरलैंड, जो सब डेवलप्ड कंट्रीज हैं, वो तीसरी, चौथी, पांचवी वेव भी झेल रहे हैं। तो वो हम लोग, लेकिन हमारे देश में व्यवस्थाएं हैं, ये खुशी की बात है और हम उसको आगे और बढ़ा सकते हैं। आगे और बढ़ा सकते हैं, व्यवस्थाएं हैं। और इस अगर तीसरी लहर आती भी है, अगर देश में आती भी है, अगर इसलिए कह रहा हूं कि अभी आई नहीं है, फिगर्स ये नहीं बताते हैं कि तीसरी लहर आई है, अगर आती भी है तो देश ने तैयारियां कर रखी हैं। और हम नहीं चाहेंगे कि जो स्थितियां दूसरी लहर के वक्त, खासकर मार्च, अप्रैल, मई के महीने में 2021 में लोगों ने देखी हैं, हम सब ने देखी हैं, वो स्थितियां दोबारा उत्पन्न हो। लिहाजा ना सिर्फ सरकारें, ना सिर्फ स्वास्थ्य का जो अमला है वो, बल्कि एक नागरिक के तौर पर हमारी ही जिम्मेदारी बन जाती है, हम अपनी जिम्मेदारी को निभाएं। हम उन तमाम कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर्स का पालन करें जो हम सबको बताए गए हैं। मास्क लगाकर निकलें, भीड़ एकत्रित ना होने दें, और अगर कहीं हो रही है तो वहाँ हम खुद ना जाएं। और अगर हम ऐसा करेंगे तो हम जो एक जीत के मुहाने पर लगभग खड़े हुए थे, हम उसको भी पार कर जाएंगे। और इस वेरिएंट से भी, इस ओमिक्रॉन वेरिएंट से भी भारत लड़ लेगा, मध्य प्रदेश लड़ लेगा। प्रोफेसर नितिन जी, बहुत बहुत धन्यवाद करेंगे आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। और मुझे लगता है कि आपकी बातों से हमारे दर्शकों को ये पता चला होगा सर कि ओमिक्रॉन खतरनाक नहीं है, लेकिन अगर सावधानी रखेंगे तो बचाव हो सकता है। सर बहुत बहुत धन्यवाद। चर्चा में फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत। नमस्कार। नमस्कार।